भविष्य में अगर बहुजन समाज पार्टी जो अगर उनके साथ आपका गठबंधन हो रहा है तो क्या पोजीशन हो सकता है यूपी में जो है सत्ता हासिल करने में? आप कितने सक्षम हो सकते हैं? देखिए, अगर आदरणीय बहन जी के साथ हम लोगों का गठबंधन होता है तो इससे बेहतर तो आज़ाद समाज पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और ये हम आज़ाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सौभाग्य होगा कि अगर बहन जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है तो निश्चित ही जल्द ही ये जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट है, अम्बेडकरवादी सोच के लोग ये उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने का काम करेंगे। आरक्षण पर बहुत सारी बातें चलती हैं, आपके क्या विचार? देखिए, कोई भी कानून या नियम बनाए जाते हैं तो उसकी ज़रूरत होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो उसका आविष्कार नहीं होगा, हम लोगों ने जो पढ़ा है। मेरा मानना है कि भारत का जो सामाजिक हालात रहा है उसको देखते हुए यहाँ आरक्षण की बहुत ज़रूरत थी और आरक्षण हमारे पूर्व के राजनेता पढ़े लिखे थे, उन्होंने ज़रूरत महसूस किया और लाए। और आज भी देखिए, उसका जो आरक्षण का आधार बताया गया है, जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उसका आधार संविधान में है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए और ताकि कम समय में हम उनको समाज की मुख्यधारा और विकास की मुख्यधारा से जोड़ सकें। तो आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस देश के अंदर जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है, छुआछूत समाप्त नहीं हुआ, भेदभाव समाप्त नहीं हुआ। मतलब मनुष्य ही मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देख रहा है। मैं देखता हूँ बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और वहीं बैठ करके टीवी पर बैठ करके कहते हैं अब तो भारत में छुआछूत है ही नहीं, जातिवाद है नहीं, अब तो सब समाप्त हो गया है, हम मंगल ग्रह पर चले गए, हम चंद्रमा पर चले गए। लेकिन मुझे लगता है वो भारत को नहीं जान पाया आज तक। भारत गाँव का देश है, भारत के 70% आबादी गाँव में बसती है, भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं बसती। दिल्ली में भेदभाव खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है, भारत के कोने कोने से खत्म हुआ। गांव में आज भी भेदभाव चरम पर है और जो लोग दिल्ली में बैठ करके कह रहे हैं उनको मेरा सुझाव है, उन्हें भारत के सुदूर गांव में भी जाना चाहिए और इस पर जो है सर्वे करना चाहिए, खबरें बनानी चाहिए कि जिससे सच्चाई देश तक पहुंच सके। हाल ही में यूजीसी कानून लाया गया था, उसके बारे में बताएं। आप उसके सबसे पहले तो बताएं, आप उसके समर्थन में हैं या विरोध? देखिए, यूजीसी में जो बिल आया है, एक्ट आया है, मैं उसका समर्थन में हूँ। और समर्थन में इसलिए हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग भी छात्र जीवन में रहे हैं और भेदभाव किस तरह होता है हम लोगों ने उसको सहा है, तो हम उसकी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। और ये यूजीसी कानून ऐसा नहीं है कि अभी बना है, सिर्फ इसमें ओबीसी क्लास को शामिल किया गया है। ये 2012 में आया था, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब क्लास के लोग शामिल थे, ओबीसी को जोड़ दिया गया है। और हम और आप सभी गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आप भी जानते हैं कि ओबीसी समाज के साथ भी भेदभाव होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हाँ, दलितों की तुलना में कम होता है, बहरहाल होता है। उनको भी उनकी जाति के कारण लोग उनको हीन भाव से देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग जब समाज को देख रहे हैं तो समाज को देखते हुए मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि ओबीसी को उसमें शामिल किया गया है। ये एक अच्छी पहल है, यूजीसी की तरफ से लाया गया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाया गया हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लाया गया हो, है ना, ये बेहतर है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं मुझे लगता है वो समझ नहीं पा रहे हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सदन के अंदर इस पर बिल ला करके और बहस करवा करके सदन के अंदर जनता तक बात भी पहुंच पाए, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या हानि हैं, क्यों बनाया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी कानून का विरोध इसलिए करने लगते हैं क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते, अवेयर नहीं होते उसके बारे में, अवेयर नहीं होते हैं। तो इसलिए सदन के अंदर इस पर चर्चा करवाना चाहिए, सरकार को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, ताकि चाहे समर्थ समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लोगों को पता चल सके कि मेरा विरोध सही है कि मेरा समर्थन सही है। ये जनता देश के सामने आना चाहिए। कास्ट सिस्टम पे आप क्या कहेंगे? जो भारत में जाति या खासकर हिंदू धर्म में जाति प्रथा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कास्ट सिस्टम मेरा मानना ही देश के लिए कैंसर है और भारत के सभी पढ़े लिखे लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने में अपना योगदान दें, चाहे वो किसी भी जाति के हों
ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है भारत का नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि इस व्यवस्था को जो देश के विकास में बाधा है, जो मनुष्य को आपस में जुड़ने नहीं दे रही है, ऐसी जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भारत के सभी बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है और सभी समाज के लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए और खुद का हृदय परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो शोषक है इसमें जाति व्यवस्था को ओबीसी एससी क्लास नहीं खत्म कर पाएगा। जब भी खत्म कर पाएगा तो समण समाज यानी इस देश का जो बुद्धिजीवी समाज है वही खत्म कर पाएगा। ये क्योंकि हम तो शोषण सह रहे हैं, हम कहाँ खत्म कर पाएंगे? उसकी दृष्टि को हम नहीं बदल सकते, उसकी भावना को हम नहीं बदल सकते। किसी की भावना स्वयं बदली जा सकती है, आपकी जो भावना मैं नहीं बदल सकता वो आप ही बदल सकते हैं। और भेदभाव करता कौन है? जो इस समाज में उच्च स्तर पर बैठे लोग हैं, वही लोग करते हैं। तो उनकी भावना का बदलना जरूरी है। जब तक उनकी भावना नहीं बदलेगी तब तक समाज में जातिवाद नहीं समाप्त हो सकता है। ये मेरा अपना मानना है। आप देखेंगे हमारे अपर क्लास के लोग जो हैं ये अक्सर आरक्षण का विरोध करते हैं, कहते हैं 10 साल के लिए था, इसको समाप्त कर देना चाहिए। जबकि उसका आधार है पॉलिटिकल रिजर्वेशन में तो 10 साल की बात कही गई थी, समीक्षा किया गया है, अगर उनका प्रतिनिधित्व तो पूरा हो जाता उनकी आबादी के हिसाब से समाप्त कर दिया जाएगा। आज भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं आया है, इसलिए हर 10 साल पर जब समीक्षा होती है तो पुनः 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। अगर सारी पार्टियां दलित समाज के लोगों को टिकट अधिक से अधिक दे दें तो इनकी जो आबादी है उस हिसाब से इनके विधायक हो जाएं, इनके सांसद हो जाएं, इनके मिनिस्टर हो जाएं, इनके प्रधान हो जाएं, इनके जिला पंचायत सदस्य हो जाएं, इनके ब्लॉक प्रमुख हो जाएं। तो जब संख्या के आधार पर हो जाएंगे उस दिन आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा, राजनीतिक आरक्षण। लेकिन जब हमको टिकट सिर्फ रिजर्व सीटों पर आप दे रहे हैं, सामान्य सीटों पर दे ही नहीं रहे हैं, तो हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ नहीं रहा है। और ये आर्थिक रूप से कमजोर समाज है, ये सामान्य सीटों में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो जब हम सामान्य पर लड़ेंगे नहीं, रिजर्व पर लड़ेंगे, तो हमारा प्रतिनिधित्व हमारी आबादी के हिसाब से नहीं हो पा रहा, तो आरक्षण हर 10 साल पर समीक्षा में बढ़ा दिया जाता है। एक बात। और दूसरी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और तमाम चीज़ों में जो आरक्षण दिया गया है उसका साफ एक लॉजिक है कि जब तक इस देश के अंदर जाति व्यवस्था है, जाति पहचान है, तब तक आरक्षण रहेगा। और अगर जिनको आरक्षण से दिक्कत है तो उनको ये जाति पाति मानना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे आप जाति पहचान समाप्त कर देंगे वैसे आरक्षण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जाति आधारित अगर आरक्षण है तो जात आप खत्म करने की बात कीजिए। हाँ। जात खत्म तो आरक्षण खत्म। क्योंकि उसमें साफ बात है ना, जब तक ये जाति रहेगी तब तक जाति आधारित आरक्षण रहेगा। यदि आप चाहते हैं आरक्षण ना रहे तो आपको जाति समाप्त करना पड़ेगा। जिस बेस पर दिया गया उस बेस को समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग चाहते हैं क्योंकि जाति व्यवस्था समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उसी जाति के कारण वो श्रेष्ठ हैं, उनको समाज में जो ऊंचा स्थान मिलता है। जाति समाप्त हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और बराबरी नहीं चाहते। वो चाहते हैं आरक्षण ना रहे और बराबरी भी ना रहे। तो ये भाई पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग इन दोनों बातों को एक साथ कैसे स्वीकार कर लेगा? तो दलित वर्ग पिछड़ा वर्ग आप माने या ना माने, वो तो अपनी अस्मिता के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए तो लड़ेगा, संघर्ष करेगा। तो फिर लोग कहते हैं कि लोग धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। और अम्बेडकरवादियों को समझना इतना आसान नहीं है। हाँ, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा और उनकी बस्तियों में जाकर के उनकी दुर्दशा को देखना पड़ेगा, उनकी जो जीवन की दिनचर्या उसको हमें देखना पड़ेगा कि कितनी मशक्कत से वो जी रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, उनके हमें देखना पड़ेगा उनकी मेहनत को। एक कुमार विश्वास जी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो कहने वाला था, देखिए उन्होंने कहा था कि दलितों की पीड़ा हम सवर्ण बनकर के, शर्मा बनकर के, शर्मा और मिश्रा बनकर नहीं समझ सकते हम। तो दलितों ने जिस जीवन को जिया है ना, जब तक आप उस अनुभव से नहीं गुजरेंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आप जो है जिस समाज से आते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे बहुजन नेताओं ने और जो है महापुरुषों ने इस समाज को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए अपने जो है कार्य किए हैं। कोई 5 ऐसे महापुरुष हैं जी जिनके आप नाम बताएं, जो आपको, जिनको आप आइडियल मानते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं तथागत बुद्ध को अपना आइडियल मानता हूँ। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं, उन्होंने भी उनको अपना प्रथम गुरु माना। और दूसरे कबीर जी को उन्होंने अपना गुरु माना। मैं कबीर दास जी को भी पढ़ता हूँ तो देखता हूँ समाज सुधार के लिए बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया अपने समय में। संत रविदास जी को हम लोग पढ़ते हैं तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया समाज सुधार के लिए, इस जाति पाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सुधार के क्षेत्र में भी ज्योतिबा फूले जी का बड़ा नाम है, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी उनको अपना तीसरा गुरु मानते थे और बहुत सम्मान करते थे। अपने संघर्ष के समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
महात्मा ज्योतिबा फूले की बहुत सारी बातों को कोट भी करते थे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये दलित शब्द जो हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, ये ज्योतिबा फूले जी के द्वारा ही लाया गया था। अच्छा। आज हम लोगों की एक आम धारणा बन चुकी है कि दलित का मतलब हम कुछ खास जातियों को गिन लेते हैं, जबकि ज्योतिबा फूले जी दलित शब्द का जो संबोधन करते थे, किनके लिए करते थे? वो शोषित वर्ग के लिए करते थे, जिनको आज हम 3 भागों में बांट दिए हैं, ओबीसी, एससी और एसटी। क्योंकि भारत के अंदर जब आरक्षण देना था, रिजर्वेशन देना था, तो ये जो हमारा शूद्र वर्ग है, इसकी सबकी स्थितियां एक सामान्य नहीं थी, तो इसलिए हमें इनको 3 भागों में बांटना पड़ा। आप आज भी देखेंगे जैसे अति पिछड़ा समाज के लिए अलग कोटा बनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे जैसे हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं, जाट और गुर्जर समाज के लोग हैं, माली और मौर्या समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, ये ओबीसी में सबल है। और उसी जगह निषाद समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं, ये इनकी तुलना में काफ़ी कमज़ोर हैं, इसलिए किसी भी कंपटीशन में उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो ठीक यही चीज़ जो है दलित सब समाज जो है और ये है, इनको अलग अलग किया गया कि ताकि आरक्षण व्यवस्था सबको लाभ दिया जा सके। और ज्योतिबा फूले जी ने इसी समाज को दलित कहा था। आज अगर आप पिछड़े समाज को कभी नहीं देखेंगे, वो खुद के लिए दलित शब्द का प्रयोग नहीं करता है। और जबकि ज्योतिबा फूले जी जिस समय दलित शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उस समय आरक्षण व्यवस्था जो संविधान नहीं लागू हुआ था, ये ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी नहीं बनी थी, तब तो हम सभी लोग एक शूद्र वर्ग थे, शोषित वर्ग थे। इसी के लिए उन्होंने कहा था दलित। और दलित शब्द का मात्र एक अर्थ होता है गरीब, और गरीबी का एक पैमाना नहीं होता। हम लोग हमारी क्या आम धारणा जो है समाज में कि जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, उसको लोग गरीब मान लेते हैं, जबकि गरीबी का एक पैमाना नहीं होता। गरीबी का पैमाना हो तो देखिए, आप सामाजिक रूप से भी गरीब हो सकते हैं। इस देश के अंदर पिछड़े और दलित आदिवासी समाज के लोग सामाजिक रूप से भी गरीब हैं, वो शैक्षिक रूप से भी गरीब हैं, और वो आर्थिक रूप से भी गरीब हैं। तीसरा एक होता शारीरिक रूप, चौथा होता शारीरिक रूप से गरीबी। जैसे मान लीजिए कोई पैर से विकलांग है, कोई आंख से अंधा है, ये शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं। अगर हम किसी लंगड़े व्यक्ति को कहें कि भाई इसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आप देखेंगे ना विकलांगता के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है प्रावधान ऐसा। अगर उसको ये कह दिया जाता है कि भाई आपको इसके बराबर दौड़ना जिसके दोनों सही पैर सलामत हैं, तो ये अन्याय नहीं होगा। तो इसीलिए जो है ज्योतिबा फूले जी ने दलित शब्द की जो परिभाषा दिया था कि गरीबी के 4 पैमाने उन्होंने बताए कि ये 4 लक्षण जिसमें है वो गरीब है। और इसीलिए पिछड़ा और दलित समाज के लोग ज़्यादा गरीब माना जाता है, क्योंकि जो अपर कास्ट है उसमें हो सकता कोई आर्थिक रूप से गरीब हो, उसके पास सिर्फ एक गरीबी हो सकती है, लेकिन हमारे साथ 4 गरीबी है। समझ रहे हैं ना क्यों मैं कह रहा हूँ? चौथी गरीबी मैंने कहा शारीरिक गरीबी है। और वो गरीबी हम में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारी ही माताएं ज़्यादा कुपोषण की शिकार हुई, हमारे ही बच्चे ज़्यादा कुपोषण के शिकार हुए। तो इससे हम लोगों के शरीर का विकास अच्छा नहीं हुआ, बौद्धिक विकास बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिला, अच्छी परवरिश नहीं मिल पाई, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाई। तो हम बौद्धिक रूप से विकलांग हुए कि नहीं हुए? तो भाई उनकी तुलना हमारी नहीं हो सकती। तो हमारे पास 4 गरीबी है, उनके पास महज एक गरीबी है, वो भी कुछ खास लोगों के पास है। तो ज्योतिबा फूले जी ने दलित की जो परिभाषा दिया था, जिनके लिए संबोधन दिया था, वो हम इसी पिछड़े दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए दिया था, जिनको आज संविधान में 3 भागों में बांट करके आरक्षण की सुविधा दी गई है। और उसके साथ साथ जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में हम देखें तो मानवर कांसी राम साहब हैं, और जैसे कर्पूरी ठाकुर जी हैं, महामना राम स्वरूप वर्मा जी हैं, और संतराम बी प्रजापति हैं, शिवदयाल चौरसिया जी हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर जी हैं, ललई यादव जी हैं, और एक बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट। हाँ, तो हम लोग बहुजन महापुरुषों को पढ़ते हैं, खासतौर जिन्होंने इस देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया, उन महापुरुषों को खासतौर पढ़ते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर हम पिछड़े दलितों की जो असली समस्या थी ना, कि शिक्षा का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, समाज में हमारा तिरस्कार होता था, तो हमारी जो पीड़ा थी, उस पीड़ा से हमको जो निजात दिलाया वही हमारे लिए महान है। इसी में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर महान या भगवान? देखिए, एक चीज़ ये है, हम लोग एक शब्द, एक सेंटेंस, महान। भगवान ने एक्सप्लेन करिए। जैसे कि पहली बात, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर हम कहें भगवान, तो हम शायद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही अपमान कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथागत बुद्ध को अपना पहला गुरु मानते थे, और उन्होंने ही कहा था इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं, ये पूरा नेचर ही अपने आप में भगवान है। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भगवान कैसे मान सकते हैं?
ये संभव ही नहीं है। हाँ, होता ही है कि हम लोग उनका इतना ज़्यादा सम्मान करते हैं कि दूसरे लोग हमारी भावना को नहीं समझ पाते, तो उनको लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान बता रहे हैं। अरे हम भगवान को ही नकार रहे हैं। एक तरफ देखिए हम पर आरोप क्या लगाते हैं कि ये लोग भगवान के खिलाफ हैं, बिल्कुल, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम अम्बेडकर को भगवान मान रहे हैं। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। फर्क ये है कि हमको समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी तो कहा था कि मुझे पूजिए मत, मुझे पढ़िए, पढ़िए, मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूँ। और आप उनको क्या कर रहे हो? पूज रहे। पूज रहे। अच्छा देखिए, होता भी एक चीज़ है, कई बार जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास अपनी बौद्धिक क्षमता कम होती है, तो दूसरों से सुन करके आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हैं, तो उनकी किसी चीज़ में एक अटूट आस्था हो जाती है। तो आप देखेंगे बाबा साहब को मानने वाले दो तरह के लोग हैं। कुछ तो उनको आस्था के रूप में मानने लगे हैं, और कुछ लोग उनको एक महापुरुष के रूप में मानते हैं, एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर देखते हैं, संविधान निर्माता के तौर पर देखते हैं, उनका एक अभूतपूर्व योगदान इस देश के लिए इस आधार पर मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, तो लोगों की बातें सुन करके उनमें आस्था रख लिए। तो भाई दोष उनका नहीं है। जिस दिन उनके आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, वो भी बाबा साहब को असली उद्देश्य को, उनके असली विचार को समझेगी। माननीय काशीराम साहब वाम से BS4 बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने स्थापना की, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कहीं ना कहीं। बाबा साहब की जो लेगेसी है, डॉक्टर अंबेडकर की जो लेगेसी है, उसको किसी ने आगे बढ़ाया है, तो जो है काशीराम साहब का बिल्कुल योगदान है। उनकी कुछ शिक्षाएं या कुछ जो आपको प्रभावित करती हैं? देखिए, मानवर कांसीराम साहब एक ऐसे महान शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदी भाषी उत्तर भारत क्षेत्र में जो है दलितों और पिछड़ों में राजनीतिक चेतना का जन्म किया, और उनको राजनीतिक गुण सिखाया भी, और आज वो राजनीति के जरिए सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। मान्यवर कांसीराम साहब को कहा जाता है कि कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक लाइन कहा था कि जैसे गुलामों को गुलामी का एहसास करवा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं तोड़ देगा, वो उसके लिए संघर्ष करेगा। तो मान्यवर कांसीराम साहब जो है, बाबा साहब का जो ये कथन था ना, गुलामों को गुलामी का एहसास करवा दो, उन्होंने उस उत्तर भारत हिंदी भाषी क्षेत्र में इनकी गुलामी का एहसास करवा दिया, और ये अपने अधिकार को पाने के लिए आज संघर्षरत हैं। तो मान्यवर साहब का बहुत बड़ा योगदान ये है। अगर भारतीय राजनीति में आज पिछड़ों और दलितों का कहीं अगर हिस्सेदारी बन पाई है, उनके अंदर ये चेतना आई है, वो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये मान्यवर कांसीराम साहब की देन है। इसके अलावा मैं किसी और को इसकी क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन? देखिए, बेहतर प्रधानमंत्री कोई एक नाम? देश आज़ादी के बाद से ऑफ कोर्स, तो मैं नेहरू जी को मानूंगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब तक बेहतर मुख्यमंत्री कौन? बहन जी, नो डाउट। सुशासन के मामले में मायावती जी या योगी आदित्यनाथ जी? नहीं, बहन जी। उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर जितना बेहतर था, उतना शायद आज तक उत्तर प्रदेश में किसी सरकार में नहीं। योगी आदित्यनाथ जी या अखिलेश यादव जी? नहीं, अखिलेश यादव जी को मैं प्राथमिकता दूंगा यहाँ पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कल्याण सिंह जी या मुलायम सिंह जी? नहीं, माननीय मुलायम सिंह जी को मैं यहाँ पर प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी अपने समय में राजनीति में जब आए, तो उन्होंने जो है कांग्रेस की जो एक लंबे समय से सत्ता रही है, उसको बेदखल करने में, और बहुत सारी जो समाजवादी मूवमेंट रहा है, उसमें माननीय मुलायम सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कि जिससे आज पिछड़े दलितों में मतलब चेतना आई है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी को और मानवर कांसीराम साहब को भी राजनीतिक सहारा उन्होंने दिया। आपका पसंदीदा नेता कौन? हमारे पसंदीदा नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। उनको छोड़कर? उनको छोड़ करके बहन कुमारी मायावती जी। अच्छा, फिल्में देखते हैं? नहीं, पहले देखते थे जब छोटे थे, अब तो समय नहीं मिल पाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं, राजनीतिक काम है। पसंदीदा एक्टर कौन? पसंदीदा एक्टर की जहाँ तक अगर हम बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती हमारे पसंदीदा एक्टर रहे। हीरोइन में मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि हीरोइनों में तो मैं कभी बहुत फ़र्क नहीं महसूस कर पाया। अच्छा, हाँ। अगर अभी आप एक राजनेता के तौर पे आपकी छवि है, अगर राजनेता ना होते तो क्या करते? कोई एक चीज़ जिसमें आप जाना चाहते थे, बनना चाहते थे, करना चाहते थे? देखिए, मैं अगर पॉलिटिक्स में नहीं आता तो मैं एक चीज़ के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था, विद्यालय खोलना चाहता था। अच्छा। हाँ, जिसके लिए मैंने 1-2 बार प्रयास भी किया, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण मैं उसमें सफल नहीं हो पाया।
और तब से यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तो मुझे बहुत कुछ सफलता नहीं मिली है। अभी मैं संगठन में जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूँ। आप भी जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक आप जनता के द्वारा चुन करके नहीं आते हैं तब तक आपको कोई पावर नहीं मिलती। आपके हाथ में कलम नहीं होती है। उससे पहले आप सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं, लोगों को चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन उन समस्याओं का हल नहीं कर सकते। हल करने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ करके जीत करके आना पड़ेगा। तो उसी क्रम में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ और अभी तो कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वार्ड नंबर 7 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। और अगर जनता का प्यार आशीर्वाद मिला और मैं सफल होकर के आया तो निश्चित है मैं तमाम जो पहलुओं पर मैंने अध्ययन किया, जिन चीज़ों को मैंने समझा है, उसको निश्चित है दूर करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि एक बार में ना हो पाए, लेकिन पूरे जीवन उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। अभी मेरा यही सोच है। वो करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं सवाल करूँगा फिर आपसे। नहीं बिल्कुल, देखिए ये पत्रकारों का कर्तव्य भी है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि नेताओं से सवाल करें। मैं तो निष्पक्ष रहता हूँ, आप तो देखते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रशेखर आज़ाद जी का युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज है। अगर कोई उनसे मिलना चाहे कैसे मिल सकता है? देखिए, उनसे मिलने के लिए तो मान लीजिए दिल्ली जिस समय सदन चल रहा हो उस समय भाई रहते हैं अपने कार्यालय पर, जो उनको आवास मिला हुआ है, वहाँ जा कर के मिल सकते हैं। या तो जनपद सिद्धार्थनगर में कभी कोई कार्यक्रम वगैरह हो तो जनपद सिद्धार्थनगर में मुलाकात हो सकती है। और बाकी आप देखते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कभी एक जगह बैठते नहीं। आज यहाँ हैं तो कभी अगले दिन 500-600 किलोमीटर दूर होते हैं, फिर वहाँ से सीधा किसी और कार्यक्रम में होते हैं। इसलिए कई बार लोग जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन भाई वहाँ मिल नहीं पाते, निराश होकर के लौट आते हैं। तो इसलिए जो लोग मिलने जाएं तो ये ध्यान रखें कि मतलब कि दिल्ली जाना है तो दिल्ली में है कि नहीं है, ये कंफर्म करके तब जाएं। हम लोग भी कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन भाई इतने व्यस्त होते हैं कि मुलाकात नहीं हो पाती है। आप लोगों की नहीं हो पाती। हम लोग जाते हैं, पता चला भाई तो अभी थे, चले गए। फिर भाई हम लोग बाहर से जाते हैं तो इतना लंबा वेट भी नहीं कर सकते वहाँ जा करके। तो इसलिए हम लोगों की मुलाकात तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्वांचल में आते हैं, किसी भी जिले में आते हैं, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। तो भाई कार्यक्रम समाप्ति के बाद फिर रुकते हैं डाक बंगला वगैरह पर या किसी होटल में, तो वहाँ अपने सभी कार्यकर्ताओं से बारी बारी मिलते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं और उनके तरफ से जो कोई दिशा निर्देश रहता है हम लोगों के लिए वो भी देते हैं। एक आखिरी सवाल जी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है तो इस पे आपके क्या विचार? देखिए, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था हिंदू राष्ट्र की सोच रखना, उसकी बात करना पागलपंथी है। और मैं मानता हूँ दुनिया में किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर जहाँ पूरी तरह से डेमोक्रेसी है, वो सभी राष्ट्र सेकुलर हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष हैं। क्योंकि सब लगभग हर देश के अंदर सभी मजहब, सभी समुदाय संप्रदाय के लोग रहते हैं, चाहे उनकी आस्था, उनका पूजा पद्धति कुछ भी हो। भारत तो एक ऐसा देश है कि जहाँ लगभग सभी मजहब के लोग रहते हैं। और हमारा जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो सबको इस बात की गारंटी भी दी गई। क्योंकि आप देखते हैं उस समय धर्म के आधार पर पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन बाकी मुस्लिम समाज के लोगों को इसी विश्वास के साथ रोका गया कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता होगी। सिखों को भी ये विश्वास दिलाया गया कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता होगी। तो अगर हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो शायद भारत की एक बड़ी आबादी जो इसी देश का नागरिक है, जिसका आज़ादी में योगदान है, उसके साथ धोखा है, उसके साथ छल है, वो कनेक्ट ना कर पाए। क्योंकि भाई हम लोगों ने उसको विश्वास दिलाया है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में भी वो बातें हैं और संविधान में मौलिक अधिकार में भी उनको धार्मिक अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो ऐसा करना देश की नागरिकों के साथ छल करना है, कपट करना, धोखा करना है और हिंदू राष्ट्र नहीं हो। क्योंकि जब आप किसी एक धर्म को प्रमोट करते हैं तो दुनिया में आपका धर्म, हिंदू धर्म सभी देशों में नहीं है और आपके व्यापारिक रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ, तो कहीं ना कहीं आपका व्यापारिक नुकसान होगा। और जब व्यापारिक नुकसान होगा तो देश का आर्थिक नुकसान होगा और देश के विकास के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और दर्शकों, हम जल्द हाजिर होंगे किसी और नए शख्सियत के साथ।